अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। तो आज हमने पढ़नी है रेस्पायरेशन की टाइप्स। हम आ जाते हैं टाइप्स पे। रेस्पायरेशन की दो मेन टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन and other one is called anaerobic रेस्पिरेशन की दो मेन टाइप्स हैं, एक को कहते हैं एरोबिक, एक को कहते हैं एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? एरोबिक का मतलब है respiration that occur in the presence of ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। एंड का मतलब होता है विदाउट, बगैर। ऐसी रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के बगैर होगी उसे एनाएरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। रेस्पायरेशन ऐसी रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे एरोबिक कहेंगे और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो उसे एनाएरोबिक कहेंगे। अच्छा, यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होती, हम डिटेल से देखेंगे। इसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होती है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है। लेकिन एनाएरोबिक में क्या होता है? एनाएरोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन होती है, यानी कि इसमें ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटता, इसमें पूरी तरह टूटता है और मैक्सिमम एनर्जी हासिल होती है। ठीक हो गई बात। सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज मुख्तलिफ स्टेप्स में से होता हुआ एनर्जी बनाता है। मैं आपको बताती हूँ। ग्लूकोज टूट के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? 6, और 6 ही वाटर बनाता है। ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर जो मेन चीज़ हासिल होती है वो होती है 36 ATP। 36 ATP बनते हैं। हम आगे बना के भी दिखाएंगे आपको कि ये कैसे बनते हैं। तो ये मैक्सिमम ATP हैं जो एक ग्लूकोज से निकाले जा सकते हैं। ये कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन है, यानी इससे ज़्यादा एनर्जी ग्लूकोज से नहीं निकाली जा सकती। इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप जो इसमें होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल C6H12O6, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो इसमें कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में। ये जो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है वो कौन से होते हैं? 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड से क्या मुराद है? 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। एक मॉलिक्यूल टूट के 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनाता है। इस दौरान 2 ATP बनते हैं और इस दौरान 2 NADPH बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक NADPH आपको 3 ATP देता है, या आप याद रख सकते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 2 और 2, ये 2 NADPH टूटेंगे। एक टूटेगा 3 ATP देगा, 2 टूटेगा 6 ATP होंगे।
6 जमा 2 टोटल 8 ATP आपके पास पैदा हो जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस गिव्स 8 ATP। ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP बनते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी स्टेप हो सकता है, एनारोबिक में भी हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल, और जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके एंड में टोटल जो हमारे पास नेट प्रोडक्ट हासिल होती है वो होते हैं 36 ATPs। This whole process can give us 36 ATP. इस स्टेप के लिए मैं ये लिख सकती हूँ कि ये तीनों स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इसके नतीजे में टोटल 36 ATP बनते हैं। ये हमने आगे जाके प्रूव भी करना है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस को इतना खोल के बताने की क्या ज़रूरत थी। इन स्टेप्स के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इस स्टेप के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और 36 ATP 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर बनाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी यूज़ होते हैं। अब इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। नंबर 1 है ग्लाइकोलाइसिस, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है। इसमें एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड बनाता है, यानी 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इस दौरान 2 ATP बनते हैं, 2 NADPH बनते हैं। एक NADPH 3 ATP देता है, तो 2 NADPH टोटल 6 ATP देंगे। ये कितने ATP देंगे इस टाइम? 6 ATP। तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 2 और 6 8 ATP बन रहे होते हैं, और बाकी जितने भी ATP होंगे वो क्रैब और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरे करके टोटल 36 ATP बन जाएंगे। इससे ज़्यादा ATP ग्लूकोज से नहीं बन सकते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये विदाउट ऑक्सीजन हो रहा होता है, लेकिन आपको पता है इसमें पहला स्टेप तो हो ही सकता है। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, और इसे हम ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है कह रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, और इसी दौरान 2 ATP भी बनते हैं, 2 ATP भी बनते हैं इस दौरान, और 2 NADPH भी बनते हैं। इस दौरान 2 ATP भी बनते हैं, 2 NADPH भी बनते हैं। लेकिन पायरुविक एसिड से आगे क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल नहीं हो सकता। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की मज़ीद फिर 2 टाइप्स बन जाती हैं। एक को कहते हैं अल्कोहलिक, और एक को कहते हैं लैक्टिक एसिड। इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। आप याद रखेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड टूट के बना देता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, इसने 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनाया जिसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल, ये इसे एथेनॉल भी कहते हैं, और साथ बनाया एक कार्बन डाइऑक्साइड। लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि पायरुविक एसिड टूटता है और बनाता है एक लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड टूटता है और एक लैक्टिक एसिड बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम फर्मेंटेशन कह रहे हैं, ये होता कहाँ पे है? ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना, ये या तो होता है यीस्ट में हो रहा होता है, या ये हो रहा होता है बैक्टीरिया में। ये हम लोगों के अंदर नहीं हो सकता, ये सिर्फ बैक्टीरिया या यीस्ट में हो सकता है। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। इनके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है क्योंकि ये अक्सर बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सिर्फ टोटल आपको पता है 6 और जमा 2 8 ATP बन रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 ATP बनते हैं, तो आप अपनी बुक के लिहाज से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसमें 8 ATP सिर्फ बन सकते हैं, 8 ATP बन सकते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट और बैक्टीरिया में होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस किस में हो सकती है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन होती है, ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता, CH बॉन्ड्स मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते, मैक्सिमम एनर्जी हासिल नहीं की जा सकती। इसके दौरान एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है जहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो मौजूद नहीं होती। इसमें पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन का होता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो हो रहा होता है। ग्लूकोज टूटता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है, 2 ATP 2 NADPH बनाता है, यानी टोटल 8 ATP बनते हैं इसमें। लेकिन इससे आगे के स्टेप के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्रेब्स साइकिल नहीं हो पाता, तो फिर क्या होता है? इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, कुछ में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक में क्या होता है? पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल टूटता है और बना देता है एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH और एक कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ यहाँ पर जो होती है, ये कहाँ पे होता है? ये यीस्ट में हो सकता है या बैक्टीरिया में होता है। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड टूटता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। जब हम लोग एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक अचानक से हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारे मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी की जो नीड है ऑक्सीजन की, हम उसके आदी हो चुके हैं। अचानक से मैं रनिंग स्टार्ट कर देती हूँ तो मेरे मसल्स और मेरी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब मेरी ऑक्सीजन की नीड पूरी नहीं हो पाती तो मेरे सेल्स जो होते हैं, जो मसल सेल्स हैं जहाँ मैं रनिंग कर रही हूँ, या जो मेरे मसल सेल्स मेरी टांगों में हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, वहाँ लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। वो लैक्टिक एसिड जो होता है वो हम कहते हैं कि जी इस बंदे को खलियाँ पड़ गई हैं। जब आप दौड़ के बैठते हैं तो आपको खलियाँ पड़ चुकी होती हैं। वो दरअसल खलियाँ क्या होती हैं? वो लैक्टिक एसिड होता है जो आपके मसल्स में स्टोर हो चुका होता है। अब जब तक वो आपकी बॉडी के अंदर यूज़ नहीं हो जाता, वो आपको पेन काज करता रहता है। तो इसी तरह आपकी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम फिज़िकल कंडीशन में। हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन की टाइप्स को। रेस्पिरेशन की 2 मेन टाइप्स हैं, वन इज़ कॉल्ड एरोबिक, अदर वन इज़ कॉल्ड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन हो उसे कहते हैं एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो उसे कहते हैं एनारोबिक। एन का मतलब भी होता है विदाउट। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होती है, ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर टूटता है, तमाम CH बॉन्ड्स टूटते हैं और एनर्जी हासिल होती है। मैक्सिमम एनर्जी जितनी ग्लूकोज से हासिल की जा सकती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हासिल की जाती है।
जैसा कि यहाँ दिखाया है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में मुकम्मल तौर पर टूटता है और 36 ATP जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है वो हासिल होती है। उसके साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर के मालिक्यूल भी रिलीज होते हैं। 36 ATP ये एक स्टेप में नहीं होता, ये 3 स्टेप्स में होता है। वन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ये वो पहला स्टेप है जिसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का मालिक्यूल 2 पायरुविक 2-3 कार्बन के मालिक्यूल्स में टूटता है। इसके अंदर 2 ATP बनते हैं और 2 NADPH बनते हैं। हर एक NADPH से 3 ATP बनाए जा सकते हैं। तो 2 NADPH टोटल 6 ATP देंगे, 2 और 6 टोटल 8 ATP हम ग्लाइकोलाइसिस से हासिल कर सकते हैं। बाकी ATP क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हासिल करेंगे और हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP हासिल हो जाएंगे। पूरा ग्लूकोज कंप्लीटली तौर पर ब्रेक होके 36 ATP देगा मैक्सिमम। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है तो हमारा पहला स्टेप तो हो ही सकता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ग्लूकोज टूटता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है और इस दौरान 8 ATP बनाता है। आपकी बुक में 2 ATP लिखे हैं आप, लेकिन वो रॉन्ग लिखा हुआ है। लेकिन चूँकि बुक्स से ही करके नंबर मिलते हैं तो आप 2 ATP भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये वाले कंसीडर करते हैं, ये वाले कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आके ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, क्रेब्स साइकिल नहीं हो सकता। फिर क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, या तो अल्कोहलिक हो जाता है या लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक होता है यीस्ट में या बैक्टीरिया में, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं। ये यूनिसेलुलर फंगस है, ये बैक्टीरिया जो है वो आपको पता है किंगडम ओनेरा से ताल्लुक़ रखता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, आपको ये भी बता दूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलाइसिस तो हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अल्कोहलिक में पायरुविक एसिड आगे एथानॉल या इथाइल अल्कोहल बना के स्टॉप कर देता है प्रोसेस यहाँ पे। मतलब 8 ATP ही ये लोग ग्लूकोज से हासिल कर पाते हैं बस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये मसल्स भी सिर्फ 8 ATP ही हासिल कर पाते हैं। ये हम ह्यूमंस के अंदर भी हो रहा है, ये तमाम एनिमल्स में भी हो सकता है। जब वो एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लग जाती है। तो बिना ऑक्सीजन के आपके मसल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड खलियों की फॉर्म में आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है और वो पेन काज करता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।